This transmission is powered by Dalda. डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। And Olivia. Olivia, शुक्रिया। And الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ثم ما أدراك ما يوم الدين अल्लाह हाफिज़ वलीद कारी साहब, आपने खूबसूरत हमारे साथ जो कलाम पाक आपने पढ़ा। लेक्चरर हैं, HOD हैं होराइज़न नर्सिंग कॉलेज के और फाजिल हैं जामिया बिनोरिया आलमिया के। नाज़रीन, रमज़ान ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं हूँ मोहम्मद कामरान, मेरे साथ मौजूद हैं सहरिश ज़ुहैब और उम्मीद करते हैं कि 7वां रोज़ा आपका बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज की अच्छी बात से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि सिर्फ खाने और पीने से बाज रहने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि रोज़ा तो ये है कि लग़्व और बेहुदा बातों से भी बचा जाए। बिल्कुल नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के रोज़े 10 शबान 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए थे हम पर, और आज माशाल्लाह से 7वां रोज़ा है। पहला अशरा, रहमतों का अशरा इख्तिताम के करीब है और हमें अपने अमाल का मुहासबा करना है कि आया हमारा रोज़ा रब को राज़ी करने वाले कामों में गुजर रहा है या नहीं। अगर नहीं तो फिर हमें ख़ुद की इस्लाह करने की कोशिश करनी होगी और जितनी हो सके रहमतें बरकतें इस महीने में हमें समेटनी है, तौबा करनी है, बख्शिश मांगनी है। और रमज़ान के लफ्ज़ी मानी भी जला देने के हैं। जो गुनाह हम लोगों ने किए हैं उनको जला देने के हैं, अल्लाह से बख्शिश मांगने के हैं। तो अल्लाह करे कि हमारे गुनाह रब हमारा बख्श दे, हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। और अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। मुल्क की 2 बड़ी असेंबलियां तहलील हैं। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। शेड्यूल जारी होने के बाद अचानक फैसला क्यों बदला गया? सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन इल्तवा केस में रिमार्क्स। हुकूमत और इत्तेहादियों ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। क्या मुल्क आईनी बहरान में जा चुका? इस पर आज हम ट्रांसमिशन में बात करेंगे। बदतरीन माशी हालात, महंगाई के असरात और आटे की लाइनों में दम तोड़ते अफराद के बेबस लम्हात। आटा, चीनी, घी, तेल समेत अशियाए खोरोनोश की बढ़ती कीमतों ने अवाम का हाल बेहाल कर दिया है। माशी माहिरीन ने मार्च को महंगाई से मुताल्लिक बदतरीन करार दे दिया। और नाजरीन, होने कुछ इस तरह से लगा है कि सेल्फ डिफेंस के नाम पर शहरियों ने डाकुओं पर हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। मलीर सिटी में बैटरी की दुकान पर 4 डाकुओं ने लूटमार की कोशिश की और इस दौरान दुकानदार ने फायरिंग कर दी। एक डाकू हलाक हो गया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आज इस वाकये पर भी बात करेंगे।
और सेहत की भी बात करेंगे। जो फिट है वही हिट है। माह सयाम में डिस्टर्ब शेड्यूल में कैसे रखें फिटनेस का ख्याल, अफ्तार में क्या खाएं और क्या नहीं, देसी टोटकों से आसान इलाज बताएंगे आज के प्रोग्राम में। जी नाजरीन, इस वक्त सियासी टेम्परेचर अपने उरूज पर है और अदालती मामलात आप देख रहे हैं कि बड़ी तेजी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बड़ा अहम मामला है जो कि इस वक्त अदालत में है। कामरान जी बिल्कुल, और मुदस्सिर के पास चलेंगे। द स्पेशल रिपोर्ट में आज उनके पास इस हवाले से क्या रिपोर्ट है? ओवर टू यू मुदस्सिर। बहुत शुक्रिया कामरान और सहरिश। आज वाकई बड़ा सियासी दर्जा हरारत गर्म रहा है, चाहे वो पार्लियामान हो या फिर वो आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से मुतालिक केस हो। दोनों मामलात के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शोएब शाहीन साहब। बहुत शुक्रिया शोएब साहब आपके वक्त का। पहले हम बात कर लेते हैं आज जो कुछ अदालत में मामलात के हवाले से हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और जो हम 4-3 की बात कर रहे थे, जब वो कोर्ट ऑर्डर था उसमें 5 जजेस के साइन थे, लेकिन आज फिर जैसे जमाल मुकेल 4-3 की बात कर रहे हैं। सर बड़ी कन्फ्यूजन हुई है कि मामला अब कहाँ है, ये 4-3 पे है, 5 या फिर 5 जजेस में 3-2 पर है? सर देखिए, फैसला तो 4-3 का आ चुका है। अब मंदोखेल साहब की अपनी एक ओपिनियन थी, 2 मेंबर बेंच में वो 1 ऑफ द मेंबर थे, जज थे, जिन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया था। उनकी ओपिनियन में ये 4-3 का फैसला है। लेकिन जो ओरिजिनल फैसला आया है और उस फैसले में 27/2 को 9 मेंबर ने, जज साहबान ने लिख के दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि आप नया बेंच तश्कील दे दें, और उन्हें नया बेंच तश्कील दे दिया। और नए बेंच ने आर्गूमेंट सुने, और नए बेंच के आर्गूमेंट सुनने के बाद 3/2 से फैसला आया है। और वो 3/2 का जो फैसला है वो इम्प्लीमेंट भी हो गया है और एग्जीक्यूट भी हो गया है। और मेरा नहीं ख्याल कि अब उसकी सच कोई उसको रीओपनिंग का कोई क्वेश्चन अभी इस वक्त हो सकता है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार था कि वो अपने तहीं और अपनी मर्जी से इलेक्शन की डेट चेंज कर दें? क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ इन्फॉर्म कर देना काफी था? क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जो डेट है टू अपॉइंट द डेट ऑन within 90 days or nearest to 90 days time, वो गलत है या सही है? और वो जेन्युइनली बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी किस्म का कोई इबाहम नहीं है। और उसके मुताबिक जो गवर्नर ने डेट दे रही थी वो भी उनके जो आज डिस्कशन हुई है और जो उनके पेपर्स आए हैं वो भी जारी और सारी है। देखें, अब आइन का जो तकाजा है वो ये कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन होंगे, क्योंकि असम्बली अगर डिसॉल्व हो जाए। और तमाम क्वेश्चंस को आज एक लिहाज से कैटर भी किया और जवाब भी दिया है जस्टिस मुनीब साहब ने और स्पेशली चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने, और उन्हें उन सारी बातों का जो आर्गूमेंट्स हुए हैं उनका एक लिहाज से ऑब्जर्वेशन भी दी है और उस पर डिस्कशन भी सामने आई है। अब ज़ाहिर फाइनल फैसला तो शायद कल या परसों आए, तो इट डिपेंड्स। लेकिन देखें, आइन का तकाजा है इलेक्शन होना, इलेक्शन को विद इन 90 डेज कराना, इस पे कोई इबाहत नहीं है। सब इसमें बहुत सी चीजें अब नई आ गई। अब जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत, वो तो आइन के मुताबिक 90 दिन तक हो सकती है। अगर ये 8 अक्टूबर तक का मामला है तो इसमें ये चीज़ भी नहीं है कि फिर कोई नया रीराइट आइन करने की कोशिश होगी, नई फिर से कोई निगरान हुकूमत बनाने की होगी? ये क्या होगा फिर सर? देखिए, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बात होगी कि अब अगर तो ये हो नहीं सकता कि 8 अक्टूबर तक ये मामला चला जाए। 8 अक्टूबर तक तो ये मामला जा नहीं सकता। तो नेचुरली या तो ये है कि ये अगर आकर कहेंगे कि नहीं जी हमने आगे 2 महीने के लिए हमें आगे दे दें और टाइम दे दें, तो फिर इनके पास तो टाइम ही 90 डेज का है। ये अपने टाइम को तो नहीं एक्सटेंड कर सकते। तो इनकी जो अबूरी या इंटरम सेटअप है उसको तो नहीं इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर सकते। तो यही सारी बातें आज कोर्ट पूछ रही है कि आप कैसे कर सकते हो कि जनाब इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए। इसका मतलब है कि आप अनइलेक्टेड आके बैठ जाएं, हम जमहूरियत को ख़त्म कर दें और आप लोगों को एक्सटेंशन दे दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई बात होगी, और ना ये एक्सटेंड कर सकते हैं और ना इनको अख्तियार है आइन के तहत कि ये 90 डेज के बाद अपने आप को एक्सटेंड करके तो बैठे रहें। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन का तो माहौल भी है और इलेक्शन का बाजार ये लगता है कि ऑर्डर जरूर होगा और इलेक्शन होंगे भी विद इन 90। तो सर ये फुल कोर्ट, बार बार फुल कोर्ट की बात हो रही है और 2 जजेस के बगैर फुल कोर्ट की बात हो रही है कि 2 जजेस को ना शामिल किया जाए। खुद वजीर कानून ने भी कल ये बात की है। तो ये फुल कोर्ट का मामला है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक जो इम्प्लीमेंटेशन का मामला था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, सिर्फ वही है। तो ये फुल कोर्ट क्यों हो? देखें, ये तो हर दफा सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि जितना डिले कर सकें उतना उनको फायदा हो और वो इलेक्शन से भाग रहे हैं।
तो इसलिए वो फुल कोर्ट की बातें करते हैं। लेकिन अगर चले हम फर्ज करो फुल कोर्ट की तो बात उन्होंने माननी नहीं है, ना ही कोर्ट ने पहले मानी थी, ना अब मानेगी, और ना ही इसके फुल कोर्ट में जाना है, क्योंकि बाकी जो लोगों के मुकदमात हैं उनका फैसला कौन करेगा? ज़ाहिर है वो फैसले भी तो अदालतों नहीं करने हैं ना, वो हजारों की तादाद में केसेस पेंडिंग हैं। तो लेकिन इनका पर्पस फुल कोर्ट का सिर्फ ये है कि किसी तरीके से हम डिले करा सकें और इस बेंच से केस को निकालें, और डिले करने का मतलब ये है कि फिर टाइम लगेगा, फिर चलेगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। शुएब साहब, आप खुद एक बार के सदर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मंजूर कर लिया गया है कौमी असम्बली में। सर, अब एक नहीं 3 जजेस जो हैं वो सो मोटो होगा, और ये वजीर कानून ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम और ख़ासतौर पर वकला बरादरी बार सबका ये ख्वाहिशात थी जिस पर ये हुआ। सर, बेहतर हो गया फैसला कि 3 अब होंगे जजेस जो सो मोटो लेंगे और बाकी जो निकात हैं उससे बेहतरी हो जाएगी? देखिए, हमारा बार कौंसिल का, बार एसोसिएशन का मुतालबा जरूर रहा है कि इस तरह की जुडिशल इस्लाहात की जाएं, लेकिन बात यह है कि इस वक्त इनका मकसद इस्लाहात नहीं है। इस वक्त इनका मतलब फसाद पैदा करना है ताकि किसी तरीके से हम इलेक्शन से मुलतवी होकर इलेक्शन से भाग सकें। इस वक्त सिर्फ डिस्प्यूट क्रिएट करना मकसद है। टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इन टाइमिंग्स पे इनका आना। और फिर दूसरी बात इसमें बड़ा अहम है, एक है प्रोसीजर का इख्तलाफ कि भाई कौन कंपोजिशन होगी, क्या होगा, और दूसरा ये है कि इसका इस नए बिल का या लॉ का इतलाक कब से होगा। यार ये रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई तो नहीं करेगा, आगे फ्यूचर में होगा। दूसरी बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स देता है उन पावर्स को या उनको आप किसी एक्ट के तहत उन पावर्स को अमेंड नहीं कर सकते। अगर इन्होंने अमेंडमेंट करनी थी तो आर्टिकल 184(3) में अमेंडमेंट करते, तो 184(3) में अमेंडमेंट चूंकि नहीं हुई, तो इसलिए हम नहीं समझ सकते कि इनका जो एक्ट है ये जो पास करने जा रहे हैं और जब भी ये इम्प्लीमेंट होगा तो ये सस्टेन कर पाएगा। मेरा नहीं ख्याल। इसमें बहरहाल कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, लेकिन ये जो टाइमिंग्स है वो गलत है। टाइमिंग जो है वो इस्लाहात नहीं है बल्कि फसाद आप कह रहे हैं कि वो उसके पेश क़यामा नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब मौजूद थे, सीनियर कानूनदान। और अब वापस चलते हैं इस वक्त सहरिश और कामरान की जानिब। सही, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। और हम बात कर रहे हैं सियासत की, तो साथ साथ मुल्क में जारी जो महंगाई है उसके हवाले से ही बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो आम शहरी है वो इनफरादी तौर पर भी कर्जों में जकड़ा हुआ है। किचन की जरूरियात पूरी करने के लिए मुख्तलिफ यूटिलिटी बिल्स और बच्चों के तालीमी अखराजात पूरे ही नहीं हो रहे हैं और ओवरऑल पाकिस्तानियों की हालत अच्छी नहीं है। बिल्कुल, इस वक्त आम आदमी की अगर बात की जाए तो 51 अशिया जरूरी है जिनकी कीमतों में 50% इजाफा हो गया। सारी सूरत हाल है, महंगाई से अवाम शदीद परेशान है। लोग क्या कह रहे हैं मार्केट्स में, क्योंकि रमज़ान भी है और फल सब्जियां खरीदना मजबूरी है। अफ्तारी के लिए कोशिश की जाती है कुछ हेल्दी खाया जाए, अच्छा खाया जाए, वीकनेस ना हो। तो ऐसी सूरत हाल में मार्केट में मौजूद लोग क्या राय दे रहे हैं, क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें लाहौर से शौकत अली ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। शौकत, कहिएगा किस मार्केट में मौजूद हैं आप और यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी, मैं इस वक्त शादमान सोलत बाज़ार में मौजूद हूँ। इसका नाम तो सोलत बाज़ार है, लेकिन बराए नाम ही है क्योंकि महंगाई के वार जारी है और महंगाई की दवाई जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। और इस 50 सालों में पाकिस्तान में ऐसी महंगाई नहीं हुई जिसके खमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। और हर चीज़ के जो रेट हैं रोज़ाना की बुनियाद पर तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इस कदर महंगाई हो गई है कि शहरी जो भी किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं उसको झटका सा लगता है और वो चीख उठते हैं और कहते हैं कि हम महंगाई ने कमर तोड़ दी है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर जो बात करें कि मज़ेदार जो फ्रूट चाट बनाई जाती है हर घर में इफ्तारी के दस्तरखान पर, वो अब शहरियों से दूर हो गई है क्योंकि फल जो है सेब का जो सरकारी रेट है 310 रुपये है, लेकिन वो फ़रोख्त हो रहा है 350 रुपये। और इसी तरह सफ़ेद सेब है जिसकी कीमत कभी 50-40 रुपये होती थी, उसका सरकारी रेट 170 रुपये है और 200 रुपये में बेचे जा रहा है। केले जो है इसका सरकारी रेट 300 रुपये है और बिक रहे हैं 350 रुपये। हर चीज़ का जो रेट है हो रहा है। शौकत अली, आपने हमें इस हवाले से इंतजामिया कहाँ पर मौजूद है इस हवाले से बात करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर वासिक अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वासिक साहब आपके वक्त का। सर, आपने सवाल तो जो हमारा है वो सुन ही लिया होगा, जो हमारे रिपोर्टर भी बता रहे हैं वो सबके सामने है। जो माफिया है वो हुकूमत के कंट्रोल में नजर आ ही नहीं रहा है। हुकूमत की नाकामी की क्या वजह समझते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे लाइन पे लिए है इस सारे मामले को डिस्कस करने के लिए। बेसिकली प्राइस कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि तहसील सिटी के अंदर इस वक्त 30 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और
बेसिकली रमज़ान के हवाले से जो मेन हमारा टारगेट होता है वो होता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो किसी किस्म की। जहाँ पे भी कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी पकड़ी जाती है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा फ्रूट्स के हवाले से एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फ्रूट्स की जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट कर रही हैं पूरे पंजाब में, ठीक है जी। और लाहौर में बेसिकली हमारे जितने भी प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं ये सुबह मंडियों में जाते हैं, ऑक्शन की मॉनिटरिंग करते हैं ताकि जो फ्रूट वहाँ से मंडी से निकल रहा है उसकी प्रॉपर ऑक्शन के बाद उसके रेट्स मुकर्रर हों और उसके बाद वो लोगों तक पहुँचे मार्केट के अंदर। अच्छा, इसमें वासिक साहब हम लोग यहाँ तक सुन रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस लिस्ट दुकानदारों ने कभी देखी ही नहीं है, तो ये मतलब ये तो फिर वाज़े तौर पर नाकामी है इंतजामिया की कि आप लोग इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करा पा रहे। आज मैं अपना डाटा देख रहा था डैशबोर्ड का, जिसमें हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स ने सिर्फ रमज़ान के अंदर अभी तक जो है वो 12 लाख रुपया जुर्माना सिर्फ तहसील सिटी के अंदर कर दिया है। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का अगर आप डाटा उठाएंगे तो वो इससे भी कहीं ज्यादा होगा। बाकी 4 तहसीलें जो हैं वो अपना अलहदा से बता सकती हैं। मैं आपको लाहौर सिटी की तहसील का बता रहा हूँ कि यहाँ पे 12 लाख रुपया जुर्माना अभी तक जो है वो हो चुका है और उसके अलावा मुतअद्दिद FIRs भी जो हैं वो हो चुकी हैं। तो अब इसमें बेसिकली तो हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो यही है कि इसको कंट्रोल करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा फाइन्स FIRs दें ताकि डेटरेंस क्रिएट हो और लोग जो हैं जो फ्रूट्स बेचने वाले हैं जो अब सवाल यहाँ पे यही उठता है, आप जो बात कर रहे हैं जुर्मानों के हवाले से, फ्रूट माफिया के खिलाफ जुर्माने तो किए जा रहे हैं आपकी जानिब से, लगता है आपको कि इससे महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी? जी, इसमें काफी हद तक हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। जहां तक आपका सवाल है ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये बाज नहीं आते हैं जितना मर्जी इनके ऊपर स्ट्रिक्ट चेक किया जाए, लेकिन अभी फिलहाल हमने जिस तरह से ये रमजान के अंदर अपने 30 प्राइस मैजिस्ट्रेट्स जो हैं हमारे उनको एक्टिवेट किया है तो उससे काफी फर्क पड़ा है। कुछ इलाकों में मेरा ख्याल है प्राइस लिस्ट ना होने के ऊपर भी हमने जो है वो जुर्माने ढेर सारे किए। तो अवाम से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे उनको लगता है कि ये बंदा जो है ये फ्रूट वाला, ये करियाना वाला या ये सब्जी वाला जो है, ये गोश्त वाला जो है, ये प्राइस लिस्ट के मुताबिक चीज नहीं बेच रहा, तो वो हमारे नंबर्स जो हैं वो ऑलरेडी हमने फ्लेक्सेस के ऊपर दिए हुए हैं, उन पे कॉल करके वो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज करवाई जाए, पोर्टल है। बिल्कुल इंडिविजुअली भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने तौर पर अगर ये लग रहा है कि यहाँ पर रेट कुछ ज्यादा है तो कंप्लेन करें या फिर उसको बोलने कि भाई रेट लिस्ट दिखाओ, कहाँ है रेट लिस्ट। लेकिन यहाँ पे सैरिश हमने देखा कि हमारे रिपोर्टर्स भी गए थे कराची के अंदर, तो वहां पर जब हमने इवन रिकॉर्ड की तो वहां पर उनके साथ जो जिस तरह का सुलूक किया, तशद्दुद किया गया, उन्हें मारा गया, बिल्कुल ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल होती है। बहुत शुक्रिया, शौकत हमारे साथ मौजूद है, वासिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये चीज़ें जो कि रमज़ान में ज़्यादा इसलिए महसूस होती हैं कि भाई एटलीस्ट इस महीने में तो लिहाज किया जाए, ख्याल किया जाए, इसमें भी नहीं किया जाता। लेकिन चेक एंड बैलेंस और सख्ती बहुत ज़रूरी है। जब फाइन होगा, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी तो शायद कुछ होश आएगा इन्हें। इस वक्त हमारे साथ कारी वलीद भी मौजूद है। मैं चाहूँगी कि अब खूबसूरत सा कलाम आप पेश करें, हमें फिर ब्रेक पर भी जाना है, तो आपकी कलाम के साथ ही हम ब्रेक पर चले जाएंगे। इस शेर के साथ इस खूबसूरत कलाम की इब्तिदा करूँगा कि चिड़ियों के सुन के चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे, चिड़ियों के सुन के चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे, लाजिम है उसको यूँ कहे सल्लु अलैहि वसल्लम। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ मौसम की बात भी कर लेते हैं। रमज़ान भी चल रहा है, जो मौसम है वो भी कदरे बेहतर है। दिन के वक्त लगता है कि समटाइम्स थोड़ी सी गर्मी हो गई है, लेकिन रात के वक्त जो है मौसम जो है, अगर कराची की खास तौर पे बात की जाए, कराची का मौसम अबर आलूद है। आज सुबह से ही मैंने देखा है कि बादल कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं सूरज के सामने से, तो कभी धूप निकल आती है, कभी बादल लगता है कि आ गए हैं। तो जनाब, नया सिस्टम है मुल्क में बारिश बरसाने वाला, उसकी एंट्री हो गई है। कराची में आज बादल बरसेंगे, बारिश का सिलसिला जुमे रात तक जारी रहेगा। और मुझे इस बात की नाज़रीन बहुत खुशी है कि हमारे रोजे, हमारा पहला अशरा बहुत अच्छा गुजर है। लेकिन कराची का एक और मसला है, कराची में अगर बारिश हो जाती है ना तो उसके बाद नकासी का क्योंकि निज़ाम नहीं है, खास तौर पे डिफेंस की बात करूंगा। अब तो आजकल खैर सड़कें भी बहुत सी खोदी गई हैं, तो वहां पर पानी हैवी रेन होगी। आई होप सो कि इतनी हैवी रेन ना हो कि हमें आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। वैसे तो हम बहुत सी दुआएं करते हैं कराची वाले कि बारिश होती रहे, और मैं भी तकरीबन 2.5-3 साल से कराची में हूँ और यकीनन दुआ करता रहता हूँ। लेकिन इससे पहले जब बारिशें हुई तो उसके बाद मैंने कहा अल्लाह ताला बारिशें ये रोक दे, क्योंकि इतना मसला हो गया है घरों के अंदर पानी। अंदरूनी सिंध के शहर है, वहां पर ओले भी पड़ सकते हैं। बलूचिस्तान और
और मजबूत मगरबी सिस्टम जो है वो ज़ेर असर आ गया है। चमन और ज़ियारत समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब वहाँ पर आ गए हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से मौसम खासा सर्द हो गया। ये सिस्टम है जिसने एंट्री मुल्क में दे दी है। अच्छी खबर है कि बारिश इस रहमतों के अशरे में रहमत बनकर बरस रही है और कराची में भी बरसेगी, लेकिन वहीं एक अच्छी खबर नहीं भी है, वो ये है कि जनाब मोहलिक वायरस कोरोना फिर से पाकिस्तान में सर उठाने लगा है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 109 मस्बत केसेस कामरान सामने आ गए हैं, तो बचना होगा, एहतियात करनी होगी। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज कोरोना के 4731 टेस्ट किए गए, जिसके बाद शरह 2.30% रही और मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से कोई मौत ताहम वाक़या नहीं हुई है। और वैसे हमें ऐसे लग रहा था कि कभी जिस तरह की अब मामला चल रहे हैं कि कभी मुल्क में कोरोना आया नहीं है, और जब कोरोना आया था तो ऐसे लगता था कि दुनिया बिल्कुल रुक गई है और आपकी जिंदगी जो है वो ऐसे ही शायद चलेगी। तो आई डोंट नो लाइक दैट इज, वैसे हमें तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने ये बता दिया था कि भाई आपको अब इसके साथ रहना सीखना है। ये वायरस अब ये आ चुका है और ये अपनी वेरिएशन इसमें होंगी, शक्लें बदल बदल के आएगा मुख्तलिफ नामों के साथ, फिर आपको इसको फेस करना पड़ेगा, लिहाजा इसके साथ रहना अब आपको सीखना होगा। लेकिन बिल्कुल भूल गए थे, आपको लगता नहीं है कि बीच में जो टाइम गुजरा है इसमें तो बिल्कुल भी कोरोना की बात कोई नहीं हुई, और इसलिए कि हमको एहतियात नहीं कर रहे थे। जब एहतियात करो तो फिर याद रहता है कि कोरोना वायरस भी है और उससे हमें बचना है, और यही वजह है कि जो हम भूल गए थे कि उसने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। और इसमें एक अच्छी बात ये हुई थी कि इनोवेशन काफी आ गई, लोगों ने मास्क बनाने शुरू कर दिए, कंपनी ने सैनिटाइजर बनाने शुरू कर दिए, ऑक्सीजन की जो बनाने की जो सलाहियत थी वो हमारे मुल्क में बढ़ गई, तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई थी। लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है, हम लोगों को पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन अपना कम करना होगा, मास्क अब लगाना फिर से लाजमी हो गया है, हैंड सैनिटाइज करें बार बार, और सोशल डिस्टेंसिंग जिनकी बातें हम करते रहे पिछले दिनों में अब वो फिर से जरूरी हो गया है। सफाई का ख्याल तो वैसे भी रखना चाहिए, लाइक ये तो कोरोना की अलग से बात है, लाइक ये तो वायरस की वजह से हम अपनी सफाई का ख्याल कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं। क्या हमारा दीन भी हमें ये बताता नहीं है कि हमारी सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है, तो हमें वैसे भी अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए, ना सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि दीगर भी बहुत से वायरसेस हैं जो कि बीमारी का बाइस बनते हैं, और वो अगर हम सफाई का ख्याल रखेंगे तो ऑफ कोर्स वो होंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कामरान इसमें अब हमने ये देखा था कि जब कोविड के डेज थे तो उसमें सब चीजें रुक गई थी, मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल आप नहीं कर पा रहे, डोमेस्टिक ट्रैवल भी बंद हो गया था, बंद हो गए, लोगों ने क्वारंटीन खुद को कर लिया था, घर में बंद हो गए थे, होटल्स में बंद हो गए थे, तो ऐसी सिचुएशन में गैदरिंग्स बिल्कुल अलाउ नहीं की जा रही थी, शादी हॉल्स को बंद कर दिया गया था। अब चूंकि रमजान है और हम लोगों की कोशिश होती है कि मिल के अफ्तार किया जाए, साथ ही जगह पे बैठ के अफ्तार करें, फुटपाथ्स पे, रोड्स पे, चौराहों पे हम देख रहे हैं कि वहाँ पे गैदरिंग्स इकट्ठी हैं और जनाब मिल के बैठ के अफ्तार किया जाता है। फिर ये तो छोड़ ही दें, इसके अलावा जहाँ पे ये समोसे पकौड़े और ये खजूरें मुफ्त में बट रही होती हैं, वहाँ पे झमगट्टा होता है लोगों का, तो ये सिचुएशन ऐसी है कि इसमें पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन या फिर डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब भी हमारे साथ, जी डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त। डॉक्टर साहब, इससे पहले भी जब कोरोना वायरस चल रहा था तो उस वक्त भी हमने बहुत बार आपको इस पे लेते रहे हैं, ऑन कॉल आपको स्टूडियो में भी जहमत देते रहे। अब दोबारा से केसेस हमें सुनने को मिल रहे हैं कि केसेस में इजाफा हो रहा है, क्या समझते हैं ये जो केसेस में इजाफा हो रहा है इनको कहीं पे ब्रेक लग जाएगी, या फिर आप समझते हैं कि इनमें अब इजाफा हमें देखने को मिलेगा? अच्छा, छोटी सी चीजें मैं ऐड कर दूं डॉक्टर कैसर सज्जाद, क्या कि वही वाला वायरस है, यहाँ पर कुछ शक्ल बदल के नया वायरस है जो ये सर उठा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रही हैं, इसलिए मुझे बताना भी जरूरी है, क्योंकि ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है ये बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। ये वायरस एक्चुअली ये वायरस भी कोरोना का ही वायरस है जो कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। और ये अल्लाह का शुक्र है कि कोई ज्यादा सीरियस इसके अलामात नहीं होते हैं, हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये तंग जरूर करता है, और जो लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं उनको ये प्रॉब्लम कर सकता है या जानलेवा साबित हो सकता है। तो लिहाजा इसमें मामूली सा सिम्टम होता है जिसमें कि गले की खराबी है, नज़ला जुकाम है, कुछ को हल्का बुखार है, लेकिन ज्यादातर लोगों को हाई ग्रेड फीवर है जो कि कोई पैरासिटामोल टाइप की दवा लेके कुछ कम हो जाता है, थोड़ी देर के लिए खत्म भी हो जाता है, लेकिन दोबारा चढ़ जाता है। तो ये 6-7 दिन तक उमूमन ज्यादातर लोगों को देखा गया है, लेकिन लोगों को चाहिए कि अपनी कुव्वत मदाफियत बढ़ाएं और इसके फैलाव को रोकना बड़ा जरूरी है, क्योंकि लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये एक से दूसरे को लगता है।
वही ना डॉक्टर साहब, एहतियाती तदाबीर, इस हवाले से यही पूछना चाहूंगा कि एहतियाती तदाबीर जो हैं, जो पहले इसके वेरिएंट्स के हवाले से करते रहे हैं, वही हमने करनी है। और इसमें इस जो मौजूदा वेरिएंट है इसमें और जो गुज़श्ता वेरिएंट्स रहे हैं उनमें जो बेसिक फर्क यही है कि ये इसका दुरानिया है वो कम हो गया है, या फिर और भी फर्क है? नहीं, वो जो पिछले जितने भी वेरिएंट्स थे वो बहुत एग्रेसिव थे वायरस, उसके वो वेरिएंट जो था वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव था और बहुत तेजी से फैलता था और वो हमारे विसरास को डैमेज करता था। विसरास से मेरा मुराद ये है कि लंग्स है, किडनी है और ब्रेन है, बोन है, इस तरह की चीजों को इफेक्ट करता था। लेकिन ये जैसा कि मैंने कहा कि ओमिक्रॉन सबसे आखिर में जो वेरिएंट आया था वो ओमिक्रॉन का था और उसका ये सब वेरिएंट है, उसी का ये वेरिएंट है, उसका सब वेरिएंट है और जिसकी जो है वो बहुत ज्यादा मैं कहूँगा कि घबराने की या परेशानी की बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि मैं चूंकि ENT की प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं वो मुझे फोन करते हैं और ये कहते हैं कि जी घर का हर एक पर जो है इस वक्त नज़ला, जुकाम और बुखार में पड़ा हुआ है। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि स्कूल से छोटे बच्चे भी वो ये वायरस लेके आते हैं। डॉक्टर कैसर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन समटाइम ऐसा भी तो होता है ना कि जब मौसम चेंज होता है तो ये वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं, तो क्या उसको और कोरोना को मिक्स तो नहीं कर रहा है? जी बिल्कुल, ये भी है, लेकिन इस वक्त जो है मौसम ऑलरेडी चेंज हो चुका है बहुत सारा और इसमें ऐसा कोई ऐसी हम नहीं कह सकते कि जी बिल्कुल जो है वो मौसम की। अच्छा डॉक्टर कैसर, एक चीज और जो कि मैंने ऑब्जर्व की है, रमजान का मैं इसमें जानना चाहूंगी कि रेशो कितना रमजान की वजह से बड़ा है। हम देख रहे हैं कि रोड्स पर जगह जगह इफ्तारियों का इत्तेमाम है, लोग जमगट्टे बनाकर बैठे हुए हैं, ये इससे भी तो फैलाव बढ़ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यही बात मैं करने लगा हूँ कि देखिए ये बात मैं पहले भी रमजानों में यही करता रहा हूँ कि रमजान के बाद हमें डर इस बात का है कि ईद तक जो है हमारे नंबर ऑफ केसेस खुदा न खास्ता ज्यादा ना बढ़ जाए। गो कि ये बहुत सीरियस इशू नहीं है, लेकिन बहुत तकलीफ दे हो सकता है, आपकी ईद खराब हो सकती है, आपका रमजान खराब हो सकता है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम फासले पे और मास्क का जरूर इस्तेमाल करें, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें और अपनी, चूंकि रमजान में वैसे भी कुव्वत मुदाफियत कम हो जाती है तो अपनी कुव्वत मुदाफियत ज्यादा बढ़ा लें, उस पे फोकस करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं वैक्सीनेशन के हवाले से बात करना चाहूंगा। जो लोग पहले से वैक्सीनेटेड हैं और 2-2 बार वैक्सीनेशन को हो चुकी है, उनके लिए भी खतरा क्या उतना ही है जितना कि नॉन वैक्सीनेटेड लोगों का है? नहीं, उनको बहुत ज्यादा इसमें सपोर्ट मिल रही है। जिन लोगों ने वैक्सीनेट अपने आप को कराया है, खासकर वो लोग जिन्होंने एक बूस्टर डोज लगाया हुआ है, कुछ लोगों ने तो 2-2, 3-3 भी लगाए हुए बूस्टर डोज, लेकिन जिन्होंने एक बूस्टर भी लगाया हुआ उनको काफी हद तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि उनको फायदा है। लेकिन जिन्होंने 2 बेसिक वैक्सीन लगाए हुए हैं उनको भी ये वायरस जो है ज्यादा उनको होगा जरूर। फाइनली डॉक्टर कैसर, रमजान भी है, रोजा भी है और हमें कोरोना से भी बचना है, डाइट क्या फॉलो करें, किस चीज का ज्यादा इस्तेमाल करें सहरी और अफ्तारी में? आपकी आवाज मुझे आएगी, दोबारा बोलिए। सहरी और अफ्तारी में किस चीज का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, कोरोना से भी बचना है? कुव्वत मुदाफियत की आप बात कर रहे हैं कि उसको बढ़ाने की जरूरत है, हम क्या खाएं? यही मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, कुव्वत मुदाफियत हमें बढ़ानी है। किसी भी वायरस से बचने के लिए कुव्वत मुदाफियत जिस्म की बढ़ जाएगी तो वायरस आप पे ज्यादा असरअंदाज नहीं होता। उसके लिए जरूरी ये है कि एक तो नींद अपनी पूरी करने की कोशिश करें, तरावी के फौरन बाद अपनी नींद पूरी करें। दूसरा ये है कि आप मिल्क है, जूसेस है, क्या कहते हैं ये सूप है, इस तरह की चीजों का आप इस्तेमाल कीजिए। अंडा है, लेकिन आप जो मुरगन गज़ा लेते हैं, पराठे हैं और ये जो बहुत सारी चीजें ऐसी जो मुरगन गज़ाएं होती हैं, उसका जहां तक ठीक है उससे जंक फूड से बचा जाए और हाइजीन का ख्याल रखा जाए और हेल्दी चीजें खाई जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद, हम भी आधे डॉक्टर हो चुके हैं नाज़रीन। सब्जियां, फल, पानी का इस्तेमाल ज्यादा, नींबू पानी पिए जनाब, और सब्जियां जितनी ज्यादा खाएंगे और कोशिश करें बहुत ज्यादा भुनी हुई सब्जियां मत खाएं। और हमारे भी ऐसे यहाँ पे बहुत सी एंकर्स हैं जिन्होंने अपनी जो तली हुई चीजें उनको छोड़ दिया हुआ है, खास तौर पे रमजान का एहतराम करते हुए। लेकिन एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, बल्कि बात भी कर रहे थे डॉक्टर साहब भी, कि नींद जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो भी पूरी करना बहुत जरूरी है। कुव्वत मुदाफियत अगर आपने अपनी बढ़ानी है तो इन तमाम चीजों के साथ साथ जो अपने बॉडी को रेस्ट देना है, क्योंकि आपने सुबह के वक्त उठना होता है, आपकी जो रूटीन है वो डिस्टर्ब होती है। तो तरावी के बाद डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि अगर आप सो जाएंगे तो सुबह के वक्त आपके पास ज्यादा टाइम होगा। मेरा मशवरा ये है कि आप
कोशिश करें कि 8-9 बजे सो जाएं और उसके बाद सारी के बाद भले जागते रहें। ये मेरा मशवरा है आपको। और ब्रेक का कहा जा रहा है। अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, दुनिया बोर है कि स्पेशल सेगमेंट के साथ मैं हूं सुमैया रिजवान। हर रोज़ हम एक नए मौजू बात करते हैं, वो मौजू जो कि आवाम से जुड़े हैं, वो मसाइल जो आपसे जुड़े हैं। तो आज हम ज़रा कराची में जो क्राइम की बढ़ती हुई वारदातें हैं उस पर बात करेंगे। हमने देखा नाजरीन कि कराची मली सिटी में कल बैटरी की दुकान पर 4 डाकुओं ने लूट मार की कोशिश की। इस दौरान दुकानदार की फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया था। इसकी सीसीटीवी फुटेज काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई और कल एसएसपी मलीर ने डाकुओं को रोकने और मारने वाले दुकानदारों से मुलाकात की, उन्हें शाबाशी भी दी। लेकिन नाजरीन, अहम सवाल यह है कि सेल्फ डिफेंस की आड़ में अगर आम शहरी ही जान लेने के दर पर हैं तो कानून और उसके मुहाफिज कहाँ हैं? कुछ अहम सवालात हैं जिनके जवाबात हासिल करने की हम कोशिश करेंगे। मुझे ज्वाइन करें साबिक आईजी सरदार अख्तर गोरचानी साहब। अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ये जो वाकया हुआ, इस तरह के जुड़े कई वाकयात हम देख रहे हैं। सेल्फ डिफेंस पे लोग आ गए हैं, ज़ाहिर लोगों ने असलाह भी रखना शुरू कर दिया है और असलाह रख के वो अपनी ज़ाहिर एक तरह की हिफाजत भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे मुहाफिज कहाँ हैं, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं? अगर लोगों ने अपना ही सेल्फ डिफेंस खुद करना है तो फिर पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? उनका काम है ये सब कुछ करना। जी, इसमें कोई शक नहीं कि गुज़श्ता कई महीनों से मैं देख रहा था हमारी जो कराची का स्ट्रीट क्राइम है वो काफ़ी बढ़ गया है और कई प्रोग्राम्स में भी मैंने भी अपनी तशवीश का इजहार किया है और आप मीडिया पे भी मैं देख रहा था कि सभी परेशान हैं जी। और यकीनन मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि इसमें पुलिस को सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है। अपनी कारकर्दगी को अगर बेहतर नहीं बनाएंगे तो फिर इसी तरह ही होगा। लोगों का एतमाद पुलिस से ख़त्म हो जाएगा, वो कानून को अपने हाथ में लेंगे। और आपने देखा होगा मुल्तान में भी एक ऐसा वाक़या हुआ, एक ज्वेलर के यहाँ डकैती हुई और उसको गोली मार दी गई और उस पर ताजिर बिरादरी ने कानून अपने हाथ में लिया और उन्होंने डाकुओं की धुलाई भी कर दी, बल्कि मेरा ख्याल जान से भी मार दिया उनको। तो ये फिर जाहिर है अगर हमारे ऊपर, पुलिस के ऊपर एतमाद ख़त्म होगा तो फिर लोग कानून को अपने हाथ में लेने लगेंगे, फिर तो लॉ एंड ऑर्डर तो एक मजाक बन के रह जाएगा। और अभी भी हम देख रहे हैं सरदार अख्तर साहब के मजाक ही बन के रह गया है। इतने ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए हैं, रोज़ाना हम देखते हैं कि कई वारदातें होती हैं, लोग अपनी जानों से चले जाते हैं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो डकैत है ये कोई आम नहीं लगते, इनकी इस तरह ट्रेनिंग, ऐसा लगता है कोई ट्रेनिंग इनकी हुई है कि मारने से दरेग नहीं करते हैं, इनका निशाना नहीं चूकता। तो इस पर भी तो हमारी जो पुलिस की ट्रेनिंग है वो इस पर कितनी ज़रूरी है, क्योंकि जो इनकी ट्रेनिंग हुई है लगता है बाकायदा ट्रेंड नहीं है डकैत। जिस तरीके से ये मौके पर पहुंच के लोगों को जान उनकी ले लेते हैं, सूरत हाल तो ख़राब ही हो रही है। जी असल में कुछ तो साइंटिफिक एड से जी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम लिया जाए, जैसे सीसीटीवी कैमरास और दूसरी इस तरह की जो सहूलियात हैं जो हमें साइंटिफिक एड से मिलती हैं, ताकि इस तरह के क्राइम का ख़ात्मा हो सके। और फिर ये है कि अपनी पेट्रोलिंग और इंफॉर्मेशन कलेक्शन के निज़ाम को भी बेहतर करना होगा जी। जब तक इंटेलिजेंस कलेक्शन नहीं होगी, पता नहीं चलेगा, डाटा नहीं होगा आपके पास कौन लोग हैं, किस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं, किस तरह के ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं जो इस तरह का इसकी वारदातें कर रहे हैं, तो तब तक जाहिर है आप इफेक्टिवली उन पे चेक नहीं रख सकेंगे। और फिर ये जो हम कहते हैं कि हमने कई ग्रोह पकड़ लिए, डाकुओं के कई ग्रोह हमने पकड़ लिए, डकैत पकड़ लिए, उनसे मसरूक़ा माल बरामद कर लिया, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा क्रिमिनल्स हैं इस शहर में और बाकायदा वो छुपे हुए हैं, आबादियों में छुपे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि इसके लिए बाकायदा कोई ऑपरेशन भी होने चाहिए उस तरीके से कि आम शहरियों को बजाय तंग करने के इन पर हाथ डाला जाए जो असल वारदातें कर रहे हैं और बकाया किसी डर के कर रहे हैं शहर में? देखिए असल में प्रॉब्लम इसलिए पैदा होता है कि कराची इंसानों का समंदर है जी। यहाँ हर पाकिस्तान के कोने कोने से लोगों ने यहाँ आके कोई रोज़गार की तलाश में आ रहा है, कोई अपने दूसरे मसाइल के लिए आ रहा है यहाँ पे, तो उसमें बेशुमार फिर नए क्रिमिनल्स भी आ जाते हैं जिनका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये फिर ऐसा है कि इसको
कांस्टेंट एक जैसे एक काम करना होता है। वो ये नहीं कि आप 2 महीने 3 महीने करें फिर भूल जाएं। एक कांस्टेंट यहाँ पे ज़रूरत है कि इस तरह के क्रिमिनल्स पे नज़र रखी जाए। और ये जो जैसे मैंने साइंटिफिक एड्स का कहा, उसमें भी ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग एक दफ़ा कैमरे लगा देते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, उनकी मेंटेनेंस कोई नहीं करता। और एक दफ़ा आप 6 महीने बाद चेक कराएं तो पता चलेगा शहर के 600 में से 150 कैमरे ख़राब पड़े हुए हैं। फिर उनमें आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें आप फेस रिकग्निशन भी कर सकते हैं नादरा की के साथ कोऑर्डिनेट करके। और सर ये ज़्यादातर वो सीसीटीवी होती हैं जो लोगों के ज़ाती दुकानों के बाहर कैमरे लगे होते हैं, उनके अपने कैमरे होते हैं, ये नहीं लगाए गए। वो कैमरे से लाइव हम कह रहे थे कि लाइव इससे तमाम तर सूरत हाल पे नजर रखी जाएगी, वो अभी तक जो है वो प्रैक्टिकली नहीं हो सका है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। जी जी सर, बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त की कमी है। सरदार अख्तर गोरचानी साहब दोबारा भी आपको फिर किसी और वक्त में दावत देंगे और इस सूरत हाल में मजीद भी बात करेंगे। लेकिन एक अलमिया है, ये कराची में डकैत जो है वो बेलगाम हो गए हैं और उस तरीके से हम देख नहीं रहे कि हमारे जो मुहाफिज हैं वो हिफाजत कर पाएँ शहरियों की। तो फिलहाल इस सेगमेंट का वक्त भी ख़त्म होता है और अभी आपको मैं लिए चलूँगी बोल के जायके में, और वहाँ पर हम चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि आज शेफ क्या बना रहे हैं। बोल के जायके इज प्रेजेंटेड बाय डालडा, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत, एंड पावर्ड बाय रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। बोल के जायके में आपको खुशामदीद कहेंगे और शेफ जुबैर हमारे साथ मौजूद हैं और आज माशाल्लाह से काफ़ी रौनक है। कनौर, रफान और उसके अलावा डालडा के साथ साथ रूह अफ़ज़ा भी है। और आज आप बनाने क्या जा रहे हैं इतने सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ और इतनी सारी आइटम्स आपके पास हैं? ऑफ कोर्स सैरिश, इतने सारे ब्रांड्स हमारे साथ ऑफ कोर्स मुंसलिक हैं, तो ये सारे ही ब्रांड्स हमारे खानों में डाल रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रौनक है हमारे दस्तरखान की। तो इसके बगैर तो हमारा जो दस्तरखान है सजता ही नहीं है। ऑफ कोर्स पे साथ साथ डालडा कुकिंग ऑयल भी है। तो आज जो रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, आज मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, कुछ क्रिस्पी टाइप का, क्योंकि हमेशा से हम फ्राइड आइटम खा रहे होते हैं। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ वो है क्रिस्पी चिकन टेंडर, जो कि हम मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के अंदर खा रहे होते हैं। और उसके साथ साथ रूह अफ़ज़ा ड्रिंक से मैं बनाऊँगा रूह अफ़ज़ा फालूदा ड्रिंक, जो कि बहुत ही आसान सी रेसिपी। अच्छा, फालूदे की तो जान है रूह अफ़ज़ा, जब तक रूह अफ़ज़ा ना हो फालूदे का मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि वो रिफ्रेशिंग ही नहीं हो पाता। रूह अफ़ज़ा में तकरीबन 110 साल पुराना ये ब्रांड है। मैं तो खैर जब से मैंने होश संभाला है रूह अफ़ज़ा हम लोग पीते आ रहे हैं। मैं अक्सर सोचती थी किस चीज़ से बनता है, बड़ा ही यूनिक सा इसका टेस्ट है। जिन लोगों को दूध से हीक आती है वो भी रूह अफ़ज़ा डाल के दूध को पी लेते हैं। उसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे डिजर्ट्स हैं जिनमें रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल होता है। तो मुझे पता चला कि रूह अफ़ज़ा में जिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल होता है उनमें हमारा पोमग्रेनेट है, यानी कि अनार है, माल्टा है, सेब है, इसके साथ साथ जनाब मिंट है, क्यूकम्बर है, ये सारी चीज़ें, और रोज़ पेटल जो कि इसकी उसको मुनफरिद से खुशबू देते हैं, इनहैंस करता है, बिल्कुल इनहैंस करता है। तो इन सब चीज़ों का ये मशरूब है जो कि तैयार होता है इन सब से। तो मतलब इसमें सारी ज़बरदस्त चीज़ें हैं हेल्थ वाइज। बिल्कुल, और अगर रूह अफ़ज़ा की आप बॉटल खोलें तो उसमें आप ज़रा फील कीजिएगा कि एक अलग सही अरोमा आता है उसके अंदर, और किसी भी शरबत में डल जाए, किसी भी डेजर्ट में डल जाए, और उसके बगैर तो फिर मज़ा ही नहीं आता। बिल्कुल। तो चलो जी, आप अपनी रेसिपीज का नाम बताएं, बनने क्या वाला है? क्रिस्पी चिकन टेंडर, और उसके साथ साथ हम बनाएंगे सैंडविच। लेकिन सैंडविच के अंदर भी मैं अच्छा, ये सबरोसे की चिकन है, इसको हमने डीफ्रोस्ट किया हुआ है, और ये इसकी जो स्ट्रिप्स हैं ये देखें इस तरह से सबरोसों के, ये भी आपको मिल जाते हैं पैकेट्स के अंदर, तो ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, सैंडविच जो है, सैंडविच के अंदर भी जो स्टफिंग होगी वो इसी की ही होगी। ठीक है। क्रिस्पी चिकन टेंडर वो अलग सर्व करेंगे और सैंडविच जो होगा वो अलग हम सर्व करेंगे, लेकिन इनसाइड जो फिलिंग होगी वो इसी की ही होगी। ठीक है। और साथ में रूह अफ़ज़ा का फालूदा शरबत है वो भी हम बना रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम कुकिंग की तरफ बढ़े तो मैं सबसे पहले लाइव वॉइस से अपना जो है वो हाथ वॉश कर लेता हूँ, और 99.9% जर्म्स किल हो जाएंगे। एग्जैक्टली। और आजकल वैसे भी जनाब कोरोना फिर से सर उठा रहा है, तो बार बार हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये लाइफ बॉय का हैंड वॉश जो कि 99.9% जर्म्स को किल कर देता है, यानी कि बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कि जरासीम आपके हाथ में बाकी रहे। अच्छा, अब हम बढ़ेंगे अपनी रेसिपीज़ की जानिब। यहाँ मेरे पास चिकन मौजूद है सबरोसों का, ठीक है, और इसमें अब हम करेंगे मैरिनेशन। थोड़ा सा इसके अंदर पानी है तो ये मैं साइड पे कर देता हूँ। अब इसमें हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास है काले मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून, ठीक है, हमने ये शामिल कर दिया। और ये है मेरे पास हॉट सॉस, ठीक है, और ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ इसमें जाएगा चिली गार्लिक केचप, जो कि कनौर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और
ये तकरीबन 2 से 3 खाने का चमचा है। इसी के साथ साथ ये मेरे पास है पेपरिका पाउडर, स्मोक पेपरिका पाउडर है, ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं। जो खाली बर्तन है बहुत चटपटा बनने वाला है चिकन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये है रेड चिली पाउडर, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा क्रिस्पी चिकन टेंडर जो है थोड़ा सा स्पाइसी और थोड़ा सा चटपटा होता है, तो ये हमने इसमें शामिल कर दिया। सॉल्ट का, ठीक है, नमक इसमें हम शामिल कर रहे हैं। अच्छा नमक आप अपने हिसाब से भी शामिल कीजिएगा, आप अपने अगर आप डाइट कॉन्शियस है तो अपने हिसाब से आप नमक शामिल कर सकते हैं। अच्छा अब दूसरी जानिब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम करेंगे इसकी ब्रेडिंग। इसको अगर मिक्सिंग हो जाए बिल्कुल तो बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ। अच्छा ये है मेरे पास मैदा 1 कप के करीब, ठीक है, मैदा हम शामिल कर रहे हैं यहाँ पे अराउंड 1 कप के करीब, ठीक है, ये हमने शामिल कर दिया। और इसी के साथ साथ ये मेरे पास है कॉर्नफ्लोर अराउंड 3 खाने के चमचा। ये मैं जो कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रहा हूँ ये रफ़ान का है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और आप देख सकते हैं कि कॉर्नफ्लोर रफ़ान की जो है कस्टर्ड के फ्लेवर्स भी हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरी, वनीला और साथ में बनाना। और ये कॉर्नफ्लोर तो ख़ास है, तो ये मैं तकरीबन 3 चमचे के शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इस चिकन को मैरिनेट करके तो नहीं रखना है फ़ौरन अच्छा, से आप ये मैरिनेट करके आप रख सकते हैं ओवरनाइट, और अगर 6-7 दिन पुराना हो तो और भी अच्छी बात है। अच्छा हाँ, लेकिन इट डिपेंड्स कि अगर सडन गेस्ट आ जाए घर पे तो फिर आपको तो ऑफ कोर्स जिस तरह से अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो अब इस मैदे और कॉर्नफ्लोर में मैं शामिल करूँगा थोड़ा सा काले मिर्च और इसी के साथ साथ हम शामिल करेंगे इसमें, ये मेरे पास है नमक, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इस ब्रेडिंग को जो है अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद अब है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, और वो क्या है कि किस तरह से इसकी ब्रेडिंग करनी है, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और इसकी ब्रेडिंग होगी, ये सिंपल आपने स्ट्रिप लेना है, और स्ट्रिप लेने के बाद आपने इस तरह से ये मैदे के अंदर ड्रॉप करना है। और ऑयल मैंने जो है वो पहले से ही डालडा कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। जहाँ माम था वहाँ डालडा, 80 सालों से माओ का एतमाद, जो कि इसको बनाता है कामयाब ब्रांड डालडा कुकिंग ऑयल। और आवाज़ आ रही है, बिल्कुल गर्म हो चुका है। हाँ, मैंने जब से होश संभाला है तो मैं तो जब से डालडा कुकिंग ऑयल देख रहा हूँ, और क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है बिल्कुल। तो ये इस तरह से आपने इसको ब्रेडिंग करनी है। थोड़ा सा आप इसको ज़रा दिखा दीजिए ताकि, और ये इस तरह से प्रेस करना है 2 से 4 मिनट। अच्छा इसमें एक चीज़ और है, आप मैं वैसे इसको पानी में नहीं शामिल कर रहा, आप इस तरह से निकाल के फिर दोबारा पानी में शामिल करेंगे, देन अगेन आपने इसको इस तरह से ब्रेडिंग के अंदर शामिल करना है, और उसके बाद आप ऑयल में इसको फिर आप ड्रॉप कर दें। तो ये हम इस तरह से इसको ऑयल में शामिल कर देंगे, ठीक है। सही, ये एक और स्टेप आ गया। और जो सैंडविच की जो स्टफिंग करेंगे हम वो भी जो है वो इसी की होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से यूँ आ गया, बाकी की भी मैं कर लेता हूँ। और इसके साथ साथ चलिए आप एक काम करें, आप उसकी स्टफिंग करें, मैं ये वाला काम कर देती हूँ ताकि जल्दी हो जाएगा। रूह अफ़ज़ा, ये वाला इसको फ्राई करने का। अच्छा फ्राई करने का, ये आप करेंगे। ग्लव्स चाहिए आपको? ग्लव्स चाहिए मुझे। ये लेना, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अच्छा इसके साथ साथ जो है सैंडविच भी हमने बनाना है, ठीक है। सैंडविच की अभी जो है, तो ये स्टफिंग फिर आप करेंगे? जी मैं करती हूँ इसको। नहीं मैं इसको फ्राई करूँगी, बाकी आप करेंगे। अच्छा तो फिर मैंने गलत ग्लव्स उतार दिया। अच्छा मैं एक और पहन लेता, कोई मसला नहीं है। अच्छा इसके साथ साथ जो है रूह अफ़ज़ा फालूदा शरबत भी बना रहे हैं आप लोगों के लिए। हाँ, और इतना ये नेचुरल रिफ्रेशिंग होता है, ठंडक का एहसास होता है। और मैं अपना रोज़ा रूह अफ़ज़ा से इफ्तार करती हूँ, और उसमें तुख मलंगा कहते हैं ना, तुख्मे बालंगा कहते हैं, जब वो डाल लो उसके बाद जो ठंडक का एहसास होता है वो मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकती, वो बड़ा मज़े का एक एहसास होता है। अच्छा इस चिकन टेंडर को जो हम सर्व करेंगे सॉस के साथ, तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा हॉट सॉस बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने मायोनीज़ का शामिल किया तकरीबन ½ कप के करीब, और ये आ गया केचप, और ये थोड़ा सा हॉट सॉस। आज नहीं ख़राब होने वाला ड्रेस आपका, मैं अपनी ड्रेस को बचा रही हूँ। मैं समझ गया था। अच्छा ये इसकी मिक्सिंग करनी है इस तरह से आपको, ठीक है, ये देखें। और इसमें आप चाहें तो आप थोड़ा सा जो है वो बारबेक्यू सॉस भी ऐड कर सकते हैं, स्मोक पेपरिका आप ऐड कर सकते हैं, और इसको और इन्हेंस करने के लिए। वैसे चिकन टेंडर के साथ मोस्टली इसी तरह का सॉस सर्व हो रहा होता है, तो कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ कुकिंग। और ये फ्रेश, मैं टिश्यू से साफ कर देता हूँ इसको। अच्छा किचन में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, कभी कुछ गिर जाता है फिर फटाफट साफ करना पड़ता है। ये देखें मैंने साफ कर दिया फौरन। ज़बरदस्त। अच्छा वैसे किचन में ना इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, वरना किचन बहुत फैल जाता है। बिल्कुल, साथ साथ चीज़ें उठाते रहेंगे, साफ करते रहेंगे तो फैलेगा नहीं। जैसे जैसे आप कुकिंग कर रहे हैं वैसे वैसे कोशिश करें, जो बर्तन आपने लगाया, जो भी चीज़ें की हैं। और आप किसी और के घर जाके जब ऐसे काम करेंगे तो कोई बताएगा बड़ी नफासत पसंद खातून है, किचन बहुत साफ रखती है। जी
चले जी। अच्छा, अभी हमारा जो इंग्रेडिएंट्स का रेसिपी जो कार्ड है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकेंगे, अभी नज़र आ गया है। आप शेफ ज़ुबैर बता दें इसमें क्या क्या बिल्कुल बिल्कुल। चिकन स्ट्रिप के लिए जो है यहाँ पे आपने चिकन स्ट्रिप लेना है सबरूसो का, और उसमें आपने शामिल करना है सॉल्ट का, साथ साथ मैंने हॉट सॉस का शामिल किया, काली मिर्चों का पाउडर का शामिल किया, नमक शामिल किया, चिली गार्लिक केचप शामिल किया। इन तमाम चीज़ों को मैरिनेट करने के बाद आपने इसकी ब्रेडिंग तैयार करनी है, मैदा और साथ में कॉर्नफ्लोर। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आप इस ब्रेडिंग के अंदर भी नमक और काले मिर्च शामिल कीजिएगा, वरना ऊपर से जो है वो फीकापन आएगा, तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसी के साथ यहाँ पे हम ये जो मैंने हॉट सॉस तैयार किया है, इसमें थोड़ा सा मैंने काली मिर्चों का भी जो है वो ऐड किया है, तो ये भी हम शामिल कर चुके हैं। और अब इसको हम कर लेंगे, मेरे पास से चिकन स्ट्रिप्स जो हैं वो जो रेडी है वो आप निकाल लें, जो अभी आपको लग रहा है फ्राई होने वाली हैं उनको आप रहने दें। थोड़ा सा जो है मेरे ख्याल से चूल्हा इसका तेज़ होगा, थोड़ा सा आज हम तेज़ कर लेते हैं। तो इसी वक्त जो है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं सैंडविच की भी तैयारी कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सैंडविच की जो स्टफिंग होगी वो भी इसी तरह से होगी, और इसमें जो है यहाँ मेरे पास है ब्रेड, ठीक है, और ब्रेड में जो ये मैंने हॉट सॉस बनाया है ये मैं शामिल कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप स्प्रेड कर लीजिएगा, और इसमें आप सिंपल मेयो भी ऐड कर सकते हैं, और जल्दी जल्दी से हम लोग करेंगे। और ये साथ में हम ऐड कर रहे हैं कनौर का चिली गार्लिक केचप, ठीक है। जो कनौर में टेस्ट है वो मैंने किसी दूसरे ब्रांड में नहीं देखा, वाकई वाकई। मतलब प्योर टमाटोज लगते हैं, प्योर टमाटोज, केमिकल्स नहीं लगते, आर्टिफिशियल नहीं है इसमें कोई भी। अच्छा, ये केचप भी आ गया इसके अंदर। अब इसमें हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास है सैलेड लीफ, ठीक है, इस तरह से सही यूँ हमने रखना है। अच्छा, मैं 3 लेयर्स वाला सैंडविच बना रहा हूँ, तो अब मेरे पास से बिल्कुल मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, कुछ चिकन जो है इधर आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि हम जो ये सैंडविच बना रहे हैं ये क्रिस्पी चिकन टेंडर, क्या मज़े की शक्ल है। ये देखें इस तरह से जी बिल्कुल। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जिस पैन में भी हमारी कुकिंग हो रही है ये शेफ़ मजेस्टिक के पैन्स हैं, और इनके पीछे सीक्रेट ये है कि इससे फास्ट कुकिंग होती है, और ये एल्युमिनियम के कुकवेयर्स हैं, इसमें खाना चिपकता नहीं है, जलता नहीं है, और जल्दी जल्दी खाना पकाना हो तो आप इसमें फटाफट पका के फ्री हो जाएं। बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने कंप्लीट कर दिया सैंडविच, ठीक है, झटपट तैयार हुआ, झटपट वाकई। जी जनाब, इस वक्त हमारा जो रेसिपी है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है और तैयार हो चुका है मज़ेदार सा सैंडविच। बाकी आप बताएं। क्रिस्पी चिकन टेंडर वो भी हमने तैयार कर दिया है, साथ में मैंने हॉट सॉस तैयार किया था वो भी हमने तैयार कर दिया, फ्राइज भी हमने सर्व किया, ऑफ कोर्स पूरा एक प्लेटर बना के जिस तरह से हम रेस्टोरेंट में खाते हैं। ये मजा आज बहुत आने वाला अफ्तार में, बिल्कुल मैं अंदाजा लगा रही हूँ। और मुझे तो अभी से रोज़ा लगना शुरू हो गया, मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटा शायद जो रोज़ा हमारा खुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज चूंकि टाइम कुछ कम है तो हम अपना वो फालूदा नहीं बना सके, तो वो हम इंशाल्लाह कल बनाएंगे। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ये रेसिपी आप लोगों को घर पे ट्राई करनी चाहिए, बड़े मजे की, बच्चे काफी खुश होंगे जिनको जिंगर बर्गर या जंक कुछ पसंद है, वो ये कुछ बेहतर है जंक से, क्योंकि इसमें बन वगैरह उस तरह की चीजें एटलीस्ट नहीं है, वेजिस का भी यूज किया गया है और ब्रेड भी है, तो ये खा के आपको बहुत मजा आएगा। और इंशाल्लाह कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे किसी नई रेसिपी के साथ। कल तक के लिए हम दोनों को इजाजत दीजिए बोल के जायके से, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला, शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई, मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली, नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं, तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।